एपिसोड 134। अम्मी अब्बू को तो अपनी मसरूफियात से ही फुर्सत नहीं थी। अंकल जमील ने बंगले की पुश्त पर एक दरख्त की शाख में पंचिंग बैग टांग दिया और यूं मेरी तरबियत शुरू हो गई। वो यूनिवर्सिटी के ज़माने में एथलीट रह चुके थे, बॉक्सिंग और कराटे के मुकाबलों में भी ट्रॉफियां ले चुके थे और बेहतरीन स्विमर थे। हम दोनों सुबह सवेरे उठकर जॉगिंग करते, एक्सरसाइज करते, फिर मैं स्कूल चला जाता। शाम को अंकल मुझे पंचिंग बैग पर ट्रेनिंग देते। आहिस्ता आहिस्ता मुझ में खुद एतमादी बढ़ती गई। ये खुद एतमादी उस वक्त मजीद बढ़ी जब मैंने स्कूल में अपने से बड़े लड़के की पिटाई की। फिर मैंने हर उस लड़के को मारा जिसने भी मुझे एक थप्पड़ भी मारा था। चंद ही महीने में पूरे स्कूल पर मेरी धाक बैठ गई। अब लड़के मेरे सामने आते हुए कतराते थे। मैंने भी सुख का सांस लिया और पूरी तवज्जो से पढ़ाई में मसरूफ हो गया। इस दौरान में मेरी ट्रेनिंग जारी रही। अंकल ने मुझे कराटे की अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दी थी। हाँ तो खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने उस लड़के को बुरी तरह रगेता। उसकी गालियों के जवाब में मार मार के उसे लहूलुहान कर दिया। दूसरे बच्चे दम बखुद ये मंजर देख रहे थे। बच्चों पर शायद उस लड़के की दहशत थी। जब उन्होंने उसे मेरे हाथों पिटते देखा तो वो मुझसे मरूम हो गए। अंकल ठीक ही कहते थे कि आदमी एक दफा लाठी उठाकर अपनी बर्तरी मनवा ले तो सारी दुनिया उसके सामने भैंस बन जाती है। अभी मैं उस लड़के को मार पीट कर फारिग हुआ ही था कि कॉरिडोर में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजी। मैं ये बताना तो भूल ही गया कि हम सब बड़े से एक हॉलनुमा कमरे में थे। दूसरे लम्हे कमरे में भारी बदन और दरमियाने कद का एक आदमी दाखिल हुआ। उसके बाल स्याह थे और तेल में तर थे। उसने बीच से मांग निकाल रखी थी। वो बोस्की के कुर्ते और सफेद शलवार में मलबूस था। पैरों में मोटे सोल की पिशावरी चप्पल थी। उसके साथ दो आदमी और भी थे, मगर वो दोनों उससे कुछ पीछे चल रहे थे और उनके शानों से राइफलें लटक रही थी। उसे देखते ही मार खाने वाला लड़का झपट कर खड़ा हो गया और दोबारा मुझ पर हमला करना चाहा। उन लोगों को देखकर शायद वो शेर हो गया था। वो भागता हुआ मेरी तरफ आया तो मैं एकदम बैठ गया। वो मुझसे टकराकर उलट गया और कलाबाजी खाकर फर्श पर गिरा। मैंने घूमकर लात चलाई जो उसके सर पर पड़ी। वो उठते उठते फिर ढेर हो गया। फिर मैंने उसे उठने का मौका नहीं दिया और ठोकरों पर रख लिया। बस ओए, बोस्की के कुर्ते वाला हुर्रा कर बोला तो मैं रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नजदीक आया और मार खाने वाले से बोला, क्या बात है जिम्मी, तू इस बच्चे से मार खा रहा है? इसने मुझे धोखे से जख्मी कर दिया है उस्ताद। मैं बस करो, मैंने खुद भी तुझे मार खाते हुए देखा है। फिर वो मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखों में मेरे लिए सताइश थी। हश्के भाई, तू तो बड़ा जीदार है। मेरी जीदारी को छोड़ो, ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उस्ताद का चेहरा गुस्से से मस्क हो गया। उस्ताद के पीछे खड़े हुए गनमैन ने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और झटका देकर बोला, आइंदा उस्ताद से इस लहजे में बात मत करना वरना। उसने मेरा गिरेबान छोड़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। ज्यादा टर्टर करे तो उसे गोली मारकर किसी कूड़े के ढेर पर फेंक आना। उस्ताद हुर्रा कर बोला। उसी वक्त उसके गनमैन ने राइफल सीधी करके उसकी नाल का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैं भी उसकी आंखों में आंखें डाले घूरता रहा। उस्ताद की आंखों में हैरत थी। उसने इशारे से गनमैन को हटाया और 90 तुले कदम रखता हुआ बाहर निकल गया। उस्ताद के जाते ही दूसरे सारे बच्चे मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने जिम्मी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। फिर शायद जिम्मी को भी एहसास हो गया था कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक आ गया। फिर वह आहिस्तगी से बोला, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मैंने चंद लम्हे गौर किया, फिर यही मुनासिब समझा कि फिलहाल उससे बिगाड़ नहीं करनी चाहिए। वो लोग ना जाने कौन थे। अंकल ना जाने क्यों हमें यहाँ छोड़कर चले गए थे। जिम्मी से मुझे काफी काम की बातें मालूम हो सकती थी। यही सोचकर मैंने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। मुझे खुद भी हैरत थी। यहाँ आने के बाद मैं एक दफा भी खौफजदा नहीं हुआ था। मेरे तीनों दोस्त इस दौरान में वक्फे वक्फे से रोते रहे थे। वो उस वक्त भी सिसक सिसक कर रो रहे थे। मुनीर रोते हुए बोला, यार अली, ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? मेरी अम्मी तो रो रो कर हलकान हो गई होंगी। मेरे भाई अब तक ना जाने कहाँ कहाँ मुझे तलाश कर चुके होंगे। बहनें भी सदमे से पागल हो रही होंगी। रोने से काम नहीं चलेगा। मैं आहिस्ता से बोला, हम खुद इस मुसीबत में फंसे हैं। अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। तुम लोग यूं ही रोते रहे तो मैं भी हिम्मत हार बैठूंगा। तुम क्या तीर मार लोगे? तुम्हारी वजह से तो हम इस मुसीबत में फंसे हैं। मुनीर झिंझिला कर बोला, मेरी वजह से क्यों? तुम लोग तो खुद ही जिद करके मेरे साथ जाते थे, अंकल की गाड़ी में घूमते थे, खाते पीते थे। अब खुदा के लिए रोना धोना बंद करो, मुझे कुछ सोचने दो। मैंने यूं कहा जैसे वो सब मेरे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे हों।
जिमी ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो घरों से भाग कर आए हैं और इन लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। कुछ लड़कों को अगवा किया गया है और कुछ तुम्हारी तरह धोखे से यहाँ लाए गए हैं। तुम यहाँ कब से हो? मैंने उससे पूछा। मुझे यहाँ 1 साल हो गया है। मैंने मारपीट कर दूसरे बच्चों को अपने रोब में ले लिया था। ये देखकर उस्ताद ने कुछ जिम्मेदारियां मेरे सर पे डाल दी। उस्ताद की गैर मौजूदगी में एक तरह से मैं इन बच्चों का इंचार्ज होता हूँ। उस्ताद इन बच्चों से काम क्या लेता है? बच्चों को यहाँ से बेकार कैंप में भेज दिया जाता है। मेरे सामने बेशुमार बच्चे आए और चले गए। कहाँ? मैंने हौल कर पूछा। मैंने भी बेकार कैंपों के बारे में सुन रखा था। मुझे ये भी मालूम था कि अगर एक दफा कोई बच्चा बेकार कैंप में पहुंच जाए तो फिर जिंदगी भर वहीं रहता है। वो बच्चे कहाँ गए ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि हर 2-4 महीने बाद उस्ताद 20-25 लड़कों को यहाँ से रवाना कर देता है और उनकी जगह नए लड़के आ जाते हैं। मगर उसने तुम्हें क्यों छोड़ा हुआ है? ये तो उस्ताद ही जानता होगा, मगर मेरा ख्याल है कि नए आने वाले बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उसने मुझे यहाँ रखा हुआ है। जिम्मी थोड़ी देर हमारे पास बैठा बातें करता रहा, फिर उठकर हॉल कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते एक लड़का मेरे पास आया और जल्दी से बोला, जिम्मी की बातों में मत आ जाना, वो उस्ताद का खास आदमी है। लड़कों के साथ हमदर्दी करके उनके ख्यालात मालूम करता है और सारी बातें उस्ताद तक पहुंचा देता है। ये झूठ बोल रहा कि यहाँ से बच्चे बेकार कैंप भेजे जाते हैं। उस्ताद हम लोगों से जेबें कटवाता है, भीख मंगवाता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों में जाकर हेरोइन फरोख्त करते हैं। बाहर तो तुम लोग आज़ाद होते होगे, तो फिर भाग क्यों नहीं जाते? मैंने पूछा। उस्ताद के आदमी हर वक्त हमारी निगरानी करते रहते हैं। एक बार एक लड़के ने भागने की कोशिश की थी मगर वो पकड़ा गया। फिर उस्ताद ने उसे इतना मारा कि वो सुबह तक मर गया। उस्ताद के आदमी उसकी लाश ना जाने कहाँ फेंक आए। उसकी बातें सुनकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरे दोस्त एक मर्तबा फिर रोने लगे। घबराहट और परेशानी की वजह से मेरा भी जी यही चाह रहा था कि धाड़े मार मार कर रोऊं, मगर मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला। वो रात हम लोगों ने उसी हॉल में गुजार दी। फर्श पर खासा दबीज कारपेट था, इसीलिए हम वहीं पड़कर सो गए। रात को एक आदमी बड़े से एक पतीले में शोरबे वाले आलू और तंदूरी रोटियां लेकर आया था। लड़के ना जाने कहां से प्लास्टिक की प्लेटें लेकर आ गए। हम लोग खूब खाना खाकर आए थे, इसीलिए भूख बिल्कुल नहीं थी। हमने खाने से इनकार कर दिया। सोने से पहले मैंने घूम फिरकर हॉल का जायजा लिया था। उसमें एक सिरे पर कतार में 3 बाथरूम थे, दूसरे सिरे पर किचन और एक स्टोर था। किचन में सिवाय प्लास्टिक की मैली और गंदी प्लेटों और ग्लासों के और कुछ ना था। स्टोर में मैले और बदबूदार लिहाफों और कंबलों का एक ढेर था। दूसरे दिन मेरी आंख लड़कों की चीखों पुकार से खुली। जिम्मी और उस्ताद के 2 लड़के उन्हें ठोकरें मार मार कर उठा रहे थे। उस्ताद का एक आदमी मेरी तरफ भी बढ़ा और उसने मेरी पसलियों में लात मारना चाही, मगर मैं एकदम कलाबाजी खा गया। उसने झंझलाहट में मुझे फिर लात मारनी चाही। मैंने झपट कर उसकी टांग पकड़ ली और उसे जोरदार झटका दिया। उस वक्त मुझ में ना जाने कैसे इतनी जुर्रत पैदा हो गई थी। वो आदमी इसके लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा, आइंदा अपने हाथ पर काबू में रखना। तेरी तो। उसने मुझे इंतहाई फहश गाली दी और फर्श से उठकर मेरी तरफ झपटा। मैं फुर्ती से एक तरफ हो गया। वो अपने जोर में भागता हुआ सामने वाली दीवार तक चला गया। मैं जानता था कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। कहाँ एक तंदुरुस्त तवाना मर्द और कहाँ 13 साल का एक बच्चा। मैंने सोच लिया था कि उसके हाथ नहीं आऊंगा। वो फिर मेरी तरफ झपटा। मैं उसे झुकाई देकर फिर एक तरफ हट गया, मगर इस दफा मैंने उसकी टांगों में टांग अड़ा दी। वो औंधे मुंह गिरा और मुझे गालियां देता हुआ फौरन ही उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से मस्क होकर रह गया था। मेरा ख्याल था कि वो फिर मुझ पर झपटेगा, मगर उसने अचानक जेब से गन निकाल ली। हरामजादे, अभी मैं तेरी सारी मस्ती निकाले देता हूँ, उसने हाँफते हुए कहा और खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस मर्तबा मुझे महज धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वाकई मुझे गोली मार देगा। मैं एकदम भाग खड़ा हुआ और कुछ फासले पर बैठे हुए लड़कों में घुस गया। शमशेर, दूसरा आदमी चीख कर बोला, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? रिवॉल्वर जेब में रख लो। उस्ताद तुम्हारी इस बात को पसंद नहीं करेगा। उस्ताद पसंद नहीं करेगा तो ना करे। तुमने इस हरामजादे की हरकत देखी है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे उस्ताद बाद में मुझे गोली मार दे। बाद में नहीं, मैं तुझे पहले ही गोली मार दूंगा। मैंने घूम कर देखा। उस्ताद ना जाने कब वहां आ गया था। उस्ताद ने एकदम गन निकाल ली और शमशेर पर फायर करना ही चाहता था कि मैं चीख कर बोला,
نہیں استاد۔ استاد کا گن والا ہاتھ آہستہ آہستہ جھک گیا۔ شمشیر کا چہرہ کورے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ استاد کی آواز سن کر وہ دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ گن بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ استاد چند لمحے شمشیر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولا، علی تم میرے ساتھ آؤ۔ میں استاد کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے کے باہر ایک کوریڈور تھا جو آگے جا کر ایل کی طرح بائیں جانب گھوم گیا تھا۔ استاد گھوم کر کوریڈور کے دوسرے سرے پر پہنچا۔ راستے میں خوفناک شکلوں والے کئی گن مین کھڑے تھے۔ کوریڈور کے دوسرے سرے پر استاد کا کمرہ تھا۔ وہ کمرہ جدید اور انتہائی قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ فرش پر انتہائی دبیز قالین تھا، بیش قیمت پردے تھے۔ کمرے میں اے سی بھی چل رہا تھا اور ایک کونے میں ٹرالی پر ٹی وی اور وی سی آر بھی موجود تھا۔ کمرے کی دیواروں پر انتہائی فحش قسم کی تصویریں لگی تھیں۔ جس چیز کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی وہ ایک چھوٹا سا مجسمہ تھا۔ ایسے مجسمے میں نے انڈین فلموں میں دیکھے تھے۔ ہندو ان کی پوجا کرتے ہیں۔ مجسمے کے ہاتھ میں ترشول بھی تھا۔ یہ سب میں نے انڈین موویز میں دیکھا تھا۔ بیٹھو۔ میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد استاد بولا، تم بہت ذہین اور بہادر لڑکے ہو۔ میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں۔ تمہیں اگر باقاعدہ ٹریننگ دی جائے تو تم 2-4 سال میں بہت زبردست فائٹر بن سکتے ہو۔ مگر میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے ابو اب تک تھانے میں میری گمشدگی کی رپورٹ درج کرا چکے ہوں گے اور پولیس مجھے تلاش کری ہوگی۔ دیکھو علی، آئندہ گھر جانے کا نام مت لینا۔ تم یہاں شہزادوں کی طرح رہو گے۔ اور میرے دوستوں کا کیا ہوگا؟ وہ میرے کام کے نہیں ہیں، انہیں میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے استاد سے بحث نہیں کی۔ کم از کم وہ میرے دوستوں کو تو چھوڑ رہا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں سے چلا جاتا تو وہ ابو کو میرے بارے میں بتا سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ بتائے گا کیا؟ کیسے اس جگہ کی نشاندہی کرے گا؟ یہاں آتے ہوئے تو ہم سب اتنے مسرور تھے کہ راستے پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اب یہ بنگلہ کراچی کے نواں میں کہیں بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ پولیس اس کلو سے بھی میرا سراغ لگا سکتی ہے۔ دوسرے روز استاد نے میرے دوستوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے میں انتظار میں رہنے لگا کہ پولیس کب اس بنگلے پر ریڈ کرے گی اور کب مجھے یہاں سے رہائی نصیب ہوگی۔ یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اس دوران میں استاد میری ٹریننگ کرتا رہا۔ اس نے مجھے جبار کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ بہت زبردست فائٹر تھا۔ وہ ریوالور اور رائفل چلانے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ جبار کا نشانہ بھی غضب کا تھا۔ نشانے بازی کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم دور ویرانے میں نکل جاتے تھے۔ اس دن جبار بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ پرخیال لہجے میں بولا، علی بیٹا، تیرے تو پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کے دن ہیں، تو ان چکروں میں کیسے پڑ گیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو استاد کا خاص آدمی تھا۔ شاید وہ مجھے آزما رہا تھا اور میرے خیالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے رکھائی سے کہا، جبار چاچا، اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ میں ان چکروں میں کیسے پڑ گیا تو جاؤ، جا کر استاد سے پوچھو، وہ تمہیں تفصیلی جواب دے گا۔ ارے استاد سے کیا پوچھوں بیٹا؟ میں تو انتہائی مجبوری میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، مگر تیرے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جبار واقعی مجھ سے مخلص تھا یا جھوٹ موٹ ہمدردی جتا رہا تھا۔ تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے؟ تمہاری جگہ میں ہوتا تو کب کا یہاں سے نکل گیا ہوتا۔ یہی تو مجبوری ہے کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ میرا پاسپورٹ استاد کے قبضے میں ہے۔ پاسپورٹ تو دوسرا بھی بن سکتا ہے۔ نہیں بیٹا، میں پاکستانی نہیں ہوں، بھارت کا رہنے والا ہوں۔ 2 سال پہلے جھگڑے میں ایک آدمی میرے ہاتھوں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ بعد میں وہ اسپتال پہنچ کر مر گیا۔ مجھ پر قتل کا الزام آیا تو میں فرار ہو کر بمبئی چلا گیا۔ وہاں میری ملاقات استاد سے ہوئی تو کیا استاد بھی بھارتی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو کٹر ہندو بھی ہے اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ بھی ہے۔ میرے سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ میں نے استاد کے کمرے میں ترشول بردار مجسمہ دیکھا تھا۔ تو کیا جبار چاچا تم بھی؟ نہیں بیٹا، میں مسلمان ہوں، بس حالات سے مجبور ہو کر استاد کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ مگر تم ابھی بچے ہو، تمہیں تو اپنے ملک کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ استاد کے ساتھ رہے تو تم غداروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ چونک کر بولا، چلو اب واپس چلیں، مگر میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔ ہم واپس پہنچے تو استاد کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر نفیس قسم کا سوٹ تھا، رنگ گورا اور بڑی بڑی ذہین آنکھیں۔ وہ خاصا خوبرو شخص تھا، مگر نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا۔ وہ شخص مجھے پہلی نظر میں برا لگا۔ وہ دونوں بنگلے کے لان میں بیٹھے تھے۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو استاد نے مجھے آواز دے کر بلا لیا،
سوٹ والے نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا، پھر استاد کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ استاد بولا، علی، یہ میرے دوست ہیں، ملک زاہد، خاصے بڑے صنعت کار ہیں، یہ ہم سے معمولی سے کام لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ معمولی کام تو ہمارا علی بھی کر سکتا ہے۔ کام کیا ہے؟ ایک بدماش نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اسے راستے سے ہٹانا ہے، گولی مارنا ہے اسے۔ زاہد بولا، میں نے سوچا اس بہانے مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے فوراً کہہ دیا، بس اتنا سا کام ہے، مجھے اس بدماش کا ایڈریس اور حلیہ بتا دیں، میں آج ہی کام کر دوں گا۔ وہ انتہائی چالاک اور خطرناک آدمی ہے۔ زاہد نے کہا، اس لیے تو میں علی کو بھیج رہا ہوں، اس پر تو وہ شک بھی نہیں کر سکتا۔ پھر استاد مجھ سے مخاطب ہوا، تم بھی ڈرنا مت، ہم لوگ تمہاری حفاظت کے لیے وہاں موجود رہیں گے۔ پہلے میں نے گولی نہ چلانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جب میں نے یہ سنا کہ استاد کے آدمی بھی وہاں موجود ہوں گے تو فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایسا فائر جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ استاد نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا اور بولا، اس میں اس شخص کی تصویر ہے، تم پہلے اسے اچھی طرح پہچان لو۔ لفافے میں سے انتہائی وجیح اور باوقار شخص کی تصویر نکلی، اس کے ساتھ ایک غیر ملکی لڑکی بھی تھی۔ میں نے سوچا، اگر یہ شخص اتنا ہی خطرناک ہے جتنا مجھے بتایا جا رہا ہے تو میرے فائر کرنے کے بعد وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرے گا اور ان لوگوں سے بھی نمٹ لے گا۔ یوں 2 دن بعد استاد کے آدمی مجھے اس بھری پوری سڑک پر لے گئے۔